मित्रों, हर्षवर्धन जी ने मुझे बताया कि दिल्ली प्रदेश की ओर से पिछले 10 दिनों से इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें कल्पना ये रखी कि प्रतिदिन कोई न कोई महत्वपूर्ण विषय जिस पर दिल्ली प्रदेश के लोगों ने चिंतन करके विचार करके कुछ निर्णय किए हैं उसकी जानकारी भी पत्रकारों को दी जाए। लेकिन केंद्र में जो लोग इस समय दायित्व कोई संभाले हुए हैं उनमें से भी प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति आकर के उस दिन के विषय पर कुछ बोले। अब इस कारण उन्होंने कहा कि आखिर का दिन आज का 10वां दिन है जब हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिल्ली में क्या क्या कदम उठाएंगे इसकी कुछ जानकारी देंगे। उसका अभी उल्लेख किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपके सामने कि डॉक्टर होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपराध हो जाए भ्रष्टाचार का, उसके बाद उसको कैसे दंडित किया जाए, क्या दंड की व्यवस्था हो, इत्यादि इत्यादि तो बातें सही है। लेकिन अच्छा तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम भ्रष्टाचार न हो इसके उपाय करें। मैं मानता हूं कि वो उपाय से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं वे अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। उपाय तो होने चाहिए, जैसे उन्होंने ई गवर्नेंस की बात कही, जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात कही, और वो बातें मैंने देखा है उनके नोट में लिखी हुई हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, राजनीति में नहीं लेकिन मैं मानता हूं कि सभी क्षेत्रों में उनका जो उदाहरण होता है उसका बहुत प्रभाव होता है। अब पिछले दिनों में आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि मैं प्रायः ब्लॉग्स लिखता रहता, तो अनेक ब्लॉग्स पिछले दिनों में भ्रष्टाचार के बारे में लिखे हैं। लेकिन एक ब्लॉग था जिसमें क्रिकेट के खेल के बारे में मैंने लिखा कि स्कूल में था, प्राय कभी स्कूल मिस नहीं करता था, क्लासेस बंक नहीं करता था। अगर एक बार किया मुझे याद है तो वो रणजी ट्रॉफी के एक मैच था जिसमें शायद वीनू मनकर बोल खेल रहे थे या कौन खेल रहा था मुझे याद नहीं, लेकिन रणजी ट्रॉफी की मैच थी जिसके कारण क्लास बंक किया था। और क्रिकेट के बारे में इन दिनों में जब देखा कि फ्रंट पेज पर न्यूज़ छपी है तो वो रिकॉर्ड तोड़ने के कारण नहीं, लेकिन इस कारण से कि मैच फिक्सिंग के कारण कितना पैसा कमाया, इसके कारण फ्रंट पेज पर। अर्थात के भ्रष्टाचार जो है वो केवल राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में नहीं, लेकिन इस प्रकार के, और मैंने उसी उदाहरण में दिया था। मैंने कहा कि थोड़े दिन पहले मैंने इंडियन एक्सप्रेस में फारूक इंजीनियर जिसकी विकेट कीपिंग और ये वो सब थी, उसका एक इंटरव्यू पढ़ा। उस इंटरव्यू में लिखा था कि वो जो कमाते थे ना वो ब्रिल क्रीम का प्रचार करके कमाते थे, और मुझे वो ब्रिल क्रीम वाले कहते थे कि अगर आप कैप न पहनो, बाल खुले रखो तो 500 पाउंड ज़्यादा देंगे। अब ऐसी बातें पढ़ करके देख करके दुख होता है। आज मैं केवल एक विषय पर फोकस करूंगा कि संसद में रहते हुए कभी मुझे इस प्रकार की बात न कहनी पड़ी जो कि इस साल में एक बार कही, और वो ये कि मेरे 3 MPs को
जेल में डाल दिया गया। और मैंने कहा उन्होंने क्या अपराध किया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उनको आप लोगों ने जेल में डाल दिया और उन्होंने तो एक भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने के लिए, वो अगर चाहते तो उनको 1 करोड़ जो मिले थे वो लेकर के घर चले जाते। उन्होंने आकर के यहाँ पर हाउस में पटक दिया। और मैंने कहा कि मैं ये इस बात को स्वीकार करना चाहूँगा सदन में ही कि मुझसे पूछ करके किया। मेरे पास आए थे और मुझे बताया कि हमको ये घूस दी गई, ये 1 करोड़ रुपए, और ये भी कहा कि और भी देंगे, लेकिन ये दी गई इसलिए कि आप वोट मत करो कॉन्फिडेंस वोट मोशन पर। सरकार की ओर से कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत किया गया था, उस पर बहस चल रही थी और उस बहस के बीचों बीच उन्होंने आकर के 1 करोड़ वहाँ पर पटक दिया। तो स्पीकर ने उनसे कहा कि आप इसके बारे में लिखित मुझे दे दीजिए, जो भी उन्होंने दे दिया। इतना ही नहीं तो उन्होंने नहीं दिया, एक न्यूज़ चैनल वाले ने जिससे उन्होंने बात की थी कि आप फोटो लेना सब। अब मैं अगर आप चाहें तो मैं आपके सामने पढ़ के सुना सकता हूं कि कोर्ट का जो जजमेंट आया है अभी 22 तारीख को, 22 नवंबर को, उसका ओपनिंग सेंटेंस है, July 22, 2008 was a black letter day in the history of the Indian Parliament. 3 members of Parliament, namely Ashok Argal, Phaggan Singh Khulaste and Mahavir Singh, placed on the table of Parliament currency notes for the amount of 1 crore rupees when the House was debating the motion of confidence. It was claimed that the money had been offered to them in connection with the voting. Speaker of the House, after discussions with senior parliamentarians, asked the aforesaid 3 MPs to put in a written complaint. Before a formal complaint could be submitted by the aforesaid 3 MPs, a communication dated 23/7/2008 was received by the Speaker from Rajdeep Sardesai, Editor-in-Chief of the CNN IBN network. He enclosed 5 videotapes, among which, along with his communication, formal complaint dated such and such, addressed to Honorable Speaker Lok Sabha, was submitted by the 3 MPs, alleging that they were sought to be bribed by the leaders of the Congress and the Samajwadi Party to help the government by refraining from voting against confidence motion. मैं उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ के सुना देता हूँ, एक पेज मैंने टाइप किया है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा है कि कोई अगर बेईमानी करता है, ब्राइब्स लेता है, तो उसको छुपाता है, लेकिन जो आकर के चैनल को कहता है कि तुम हमारा कैमरा लगा करके और हमारा फोटो लो, तो ऑन द फेस ऑफ इट वो ब्राइब जो है वो ब्राइब नहीं ले रहा है। 1 करोड़ जो ले रहा है वो एक किसी को एक्सपोज करने के लिए ले रहा है। और अंग्रेजी की भाषा में, लीगल टर्मिनोलॉजी में भी उसको विसिल ब्लोअर्स कहते हैं। और विसिल ब्लोअर्स को कानूनन और इम्यूनिटी दी जाती है। जो भी दुनिया भर में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानूनी बनाए जाते हैं, उनमें विसिल ब्लोअर्स की इम्यूनिटी का भी कानून बनता है। और जिस सरकार को विसिल ब्लोअर्स के माध्यम से जानकारी मिल रही थी, वो उन्हीं को पकड़े, ये तो दुनिया में कभी नहीं हुआ। और इसीलिए मैंने उस दिन खड़े होकर के हाउस में कहा, मैंने कहा मैडम स्पीकर, मैं इतने साल रहा हूँ, लेकिन आज मुझे खड़े होकर के कहना पड़ता है कि आप ये जो घटना यहाँ पर सदन में हुई है कि मेरे 3 साथियों ने यहाँ पर वो रखा है और उसके बाद उनको जेल में भेजा गया है। ये जेल में भेजने के बाद का मेरा स्टेटमेंट है, जिसमें मैंने कहा कि इन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने कहा हाँ आपको मिला है ये पैसा, तो जाकर के रखो। अगर इनको जेल में भेजा है तो आप पहले मुझे भेजिए। अब इस प्रकार का स्टेटमेंट मैं कभी हाउस में ऑड, लेकिन मैंने किया। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि
भ्रष्टाचार के मामले में कई बार पहले भी कभी कभी कोई आरोप लग जाते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि 10 साल वाजपेयी जी का शासन रहा, और वो एक पार्टी का शासन नहीं था, कई पार्टियां थी, अलाइज भी थे, लेकिन 10 साल में एक आध बार कभी आरोप लगा ना तो उस मंत्री को छुट्टी कर दी गई तुरंत। मैं नाम आज लेना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरी पार्टी का नहीं, लेकिन वो छुट्टी कर दी तुरंत उसको। लेकिन बाकी 10 साल में कभी कोई आरोप भी नहीं लगा वाजपेयी जी पर या किसी बीजेपी वाले पर, तो आरोप लगने का सवाल ही नहीं था। लेकिन इस सरकार में तो 10 साल से, जब से लेकर के खास करके ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, तब से लेकर के लगातार एक के बाद एक स्कैम होता रहा, लगातार घोटाले होते रहे, लगातार स्कैंडल सरफेस होते रहे। मुझे याद नहीं मैंने किसी भी पहले की सरकार में इतने कांड सुने हों, इतने घोटाले सुने हों जितने अभी इन दिनों में हुए। और वो सब वाटर गेट का अनुसरण करते हैं। वाटर गेट अमेरिका का सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ है एक राष्ट्रपति के खिलाफ, और इसीलिए कॉमनवेल्थ गेम से लेकर के और कोलगेट तक कोई नहीं छूटा, सब के सब। शुरू में तो कहते थे अब हमारे कांग्रेस के कोई नहीं, ये सब हमारे अलाइज हैं, और अलाइज का हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आखिर में चलते चलते प्रधानमंत्री तक नहीं छूटे। और प्रधानमंत्री के बारे में मुझे कभी कभी इसी बात का अफसोस होता है कि आज एक प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकता। सरकार जो चलाई जाती है वो 2 व्यक्तियों द्वारा चलाई जाती है, उनमें से एक प्रधानमंत्री है। लेकिन सरकार अगर किसकी है तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस की पार्टी की अध्यक्षा की है और प्रधानमंत्री की है। और प्रधानमंत्री बिना उनकी सहमति के कुछ नहीं करते प्रैक्टिकली। ये एक गंभीर मामला है, और मैं चाहूँगा कि इस विषय को जितना फोकस कर सकें कि दैट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द कंट्री there has not been from the point of view of integrity and honesty in governance, there has not been a worse period than the last 10 years. सबसे खराब रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारी प्रदेश की सरकारें भी जो भी हैं या जो भी रही हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है of good governance, honest governance and transparency. और मैंने जब ये अभी विधानसभाओं के चुनाव शुरू हुए थे, उस दिन एक पत्रकार सम्मेलन में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्थान शुरू हुआ तो वो दिल्ली कॉरपोरेशन से शुरू हुआ, एक प्रकार से दिल्ली में ही शुरू हुआ। लेकिन बीच में एक पीरियड आया जब हमारे हाथ से दिल्ली चली गई, और 2014 मुझे विश्वास है कि वो पुराना काल वापस लौट के आएगा, और वो अध्यक्षता विजय गोयल की और मुख्यमंत्री की जवाबदारी वह हर्षवर्धन जी की, इन दोनों के मिले जुले प्रयासों से होगी, इसका मुझे संदेह नहीं है। और आज खुशी है मुझे कि आज भ्रष्टाचार के विषय पर 2-4 शब्द कहने के लिए मुझे हर्षवर्धन जी ने ये निमंत्रण दिया और मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे एक बात ही और कहनी है कि जिस भाषण का मैंने संसद के अपने एक बयान का उल्लेख किया, उसके बाद सरकार ने तो कुछ नहीं किया, मुझे कोई जेल में भेजने की बात नहीं की, लेकिन मैंने उस विषय को लेकर के 40 दिन की जो यात्रा की, उस समय ये लोग जेल में थे, जितने
ये सांसद थे तीनों, और हमारे मेरे सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी और कुछ और, ये लोग जेलों में थे। और मैंने जो यात्रा की, उस यात्रा में केंद्र बिंदु भ्रष्टाचार था। दूसरा विषय था कि देश का प्रधानमंत्री वो एक अर्थशास्त्री माना जाता है, लेकिन उसके काल में जितना इकोनॉमी का मिसमैनेजमेंट हुआ है पहले कभी नहीं हुआ, और जिसके कारण सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ है आम जनता को महंगाई के कारण, भयंकर महंगाई। ये दूसरा विषय। और तीसरा विषय अगर मैं कहूँ कि जिसकी चिंता सब लोगों को सरकार के कारण लगती है, इट्स अ पॉलिसी पैरालिसिस, जिसके कारण जो घर के लोग हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो भी बाहर जा कर के इन्वेस्ट करते हैं। विदेशी इन्वेस्टमेंट तो आना छोड़िए, लेकिन घर के जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी नहीं करते हैं। और ये सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई है कि दुनिया भर में स्विस बैंकों के ऊपर जो दबाव अमेरिका ने, जर्मनी ने, यूके ने डाला, और जिसके कारण उनको ब्लैक मनी जो उनके यहाँ पर होता था कि जो टैक्स न दे करके और जा कर के अपना पैसा, काला धन जो है वो जमा करवाते थे स्विट्ज़रलैंड की बैंकों में, उनको वापस देना पड़ा उन देशों को। हमारे दबाव से भारत सरकार ने भी एक वाइट पेपर ऑन ब्लैक मनी इशू किया, लेकिन एक पैसा भी वापस नहीं ला नहीं पाए। ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें मिला करके मैं मानता हूँ कि इनका भ्रष्टाचार से सीधा संबंध है। और आज जो बातें हर्षवर्धन जी ने अपने नोट में लिखी हैं वो तो दिल्ली तक सीमित है कि दिल्ली में किस प्रकार से हम आम आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति देना चाहते हैं, लेकिन भारत की जब लोकसभा का चुनाव होगा तब ये दायित्व भी हमारा होगा कि हम जो चीज़, जो काला धन इतने सालों से बाहर जाता रहा है, विदेशी बैंकों में जमा होता रहा है, वह वापस कैसा आए उसका भी हम हल निकाल करके देंगे। आज मित्रों मुझे इतना ही कहना है, और मैं विश्वास करता हूँ कि दिल्ली जिस प्रकार से राम को वनवास मिला था 14 साल का, तो हाँ 15 हो गए, आपके 15 साल क्यों किए? खैर अभी तक तो 14 ही हुए हैं, तो ये 14 साल का या 15 साल का वनवास आपका पूरा होगा और दिल्ली पर आपका कब्जा निश्चित रूप से कायम होगा। बहुत बहुत सर, क्या सीरियसली सोनिया गांधी को कोलगेट की जिम्मेदार मानते हैं? मैं कोलगेट के लिए तो सरकार को जिम्मेदार मानता हूं, और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी के बीच में क्या उनमें आपस में है, मेरा उससे कोई नहीं। सोनिया गांधी की भूमिका की जांच होनी चाहिए कोलगेट स्कैम में। कोलगेट के स्कैम में उस समय कोल मंत्री ये थे, हमारे प्रधानमंत्री। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है, लेकिन प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री की है। एक छोटा सा सवाल इधर से, आज का चुनाव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक नई पार्टी ज्वाइन की है, आम आदमी पार्टी। कितना फैक्टर रहेगा चुनाव में? आम आदमी पार्टी का कितना बड़ा रोल रहेगा इस चुनाव में? मैं मानता हूं कि दिल्ली के मतदाता काफ़ी सूझबूझ रखते हैं। हमको अगर उन्होंने कुछ समय वनवास भेज दिया तो उसमें कुछ हमारी कमी होगी, मैं मतदाताओं की कमी नहीं मानता हूं। और उस बात का मुकाबला करने के लिए एक समय था कि जब एक ही पार्टी छाई हुई थी सारे हिंदुस्तान पर, दिल्ली का ही सवाल नहीं। मुझे खुशी है कि विगत 20-25 सालों में अचानक देश भर के हिसाब से, भले चाहे 2 पार्टी सिस्टम हम न ला सके, सब अच्छे आदर्श डेमोक्रेसी तो वो मानी जाती है कि जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम हो, लेकिन 2 पार्टी सिस्टम हम नहीं ला पाए। लेकिन पिछले 20-25 सालों में हमने भारत की राजनीति को, जो कि सिंगल डोमिनेंट पार्टी पॉलिटी थी, उसको हमने बाइपोलर पॉलिटी कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उस बड़ी उपलब्धि के कारण ही मुझे नहीं लगता कि कोई
तीसरी पार्टी के लिए ज़्यादा गुंजाइश है। जब आप गृह मंत्री थे तो आपके सामने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा आया था, क्या वजह रही कि वो पारित नहीं हो पाया? देखिए, बिल एक बना था, लेकिन मैं अभी भी उस मामले में ये मानता हूँ कि फेडरल स्ट्रक्चर में फुल फ्लेज स्टेट बनाना कितना डिज़ायरेबल है, कितना नहीं है, इस पर दो मत हो सकते हैं। करते करते हम वहाँ तक तो पहुँचे ही हैं कि जहाँ असेंबली है, असेंबली हमको मिली है और फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा नहीं मिला है। पहले तो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में मैं भी था। हाँ, मैं चेयरमैन था। चेयरमैन का मतलब है कि स्पीकर। हाँ, लेकिन फेडरल कंट्रीज में रिजर्वेशंस रहती हैं और रिजर्वेशंस मैं समझ भी सकता हूँ। अब इनको सरकार बनाने दीजिए तो फिर हम बैठ करके सोचेंगे।